नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और केतु की आध्यात्मिक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे धनु राशि की। जब हम राहु या केतु की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम राशियों की बात करते हैं, लेकिन राशियों से ज़्यादा हमारा जो अटेंशन होता है, ध्यान होता है, या जो हमारा अनुसंधान है वो नक्षत्रों पर है कि जब ग्रह किसी खास राशि में और ख़ास नक्षत्र में होता है तो उसमें क्या बदल जाता है। राशि के गुण तो उसमें आते ही हैं, लेकिन राशि से ज़्यादा जो गुण आएंगे वो उस नक्षत्र के आएंगे। ऐसे मान लीजिए आपका घर है 2.25 कमरों का और आप छोटे वाले कमरे में हैं। बाहर से कोई देखेगा तो आपको बोलेगा आप अंदर हैं, लेकिन आप ड्राइंग रूम में नहीं हैं, बेडरूम में नहीं हैं, छोटे कमरे में हैं, तो आपका जो इन्फ्लुएंस है वो छोटे कमरे में होगा, ना कि और जगह। इसलिए नक्षत्र बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। राहु केतु के साथ बहुत सारी मिस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु तो एक भौतिक ग्रह है और इसके अलावा जितनी भी तांत्रिक विधियां हैं या गुप्त शक्तियों की हम बात करते हैं, उन सब का बहुत गहरा संबंध राहु से होता है। और इसकी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि राहु वाले वीडियोस में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। तो अब हमारा जो अटेंशन है वो केतु पर रहेगा। केतु आध्यात्मिक ग्रह है, जैसा हम सब जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पथ किसी के लिए आसान नहीं है। जो लोग वाकई ही तपस्या करते हैं, योग करते हैं, नियम करते हैं, यम करते हैं, यम नियम को साधते हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परीक्षा देना पड़ती है। ये आसान नहीं है, इसलिए हर कोई कर भी नहीं पाता। और यहाँ पर हर तरह का खतरा रहता है। कभी मृत्यु का खतरा भी रहता है, कभी ऐसा भी लगता है कि मेरा मानसिक असंतुलन तो ना हो जाए, मैं ठीक चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। शायद इसलिए गुरु की व्यवस्था की गई है। कहते भी हैं कि जो भी कोई लोग इस मार्ग पर सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने आप वो सब ना करें जो नहीं करना चाहिए, और एक योग्य गुरु हो तो अलग बात है, फिर तो कर सकते हैं, वरना कई बार आदमी खुद ही फंस जाता है। अगर मंगल कुंडली में गलत जगह बैठा हो, गलत नक्षत्र में बैठा हो, अपने अपोजिशन वाले ग्रहों के साथ बैठा हो, अलग भाव में हो, तो ऐसा मंगल व्यक्ति को बहुत टेम्परामेंटल बना देता है, बहुत गुस्से वाला बना देता है। वो आक्रोश में रहता है, और जब वो आक्रोश में रहता है तो फिर उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। वो इतना क्रोधित हो जाता है कि अगर उसे किसी की हत्या करना पड़े तो कर देता है, उसे किसी के हाथ पैर काटना पड़े तो कर देता है। हम देखते ही रहते हैं, लोग कर भी देते हैं। तो एक अलग स्थिति है। तो मंगल जब आक्रांत हो जाए तो वो फिर पूरा डिस्टर्ब कर देता है व्यक्ति को, और वो सामने वाले की हिंसा की कोई लिमिट भी नहीं होती। और ऐसे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाकर आनंद आता है, कहीं रस आता है, अच्छा लगता है। हो सकता है आप और हम घबराने लग जाएं, लेकिन उसे घबराहट उस समय तो बिल्कुल नहीं होती। केतु के परिणाम भी मंगल से अलग नहीं है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। वाला आदमी जो होगा वो तो एग्रेसिव हो जाएगा। केतु वाला जो व्यक्ति होगा, केतु से पीड़ित होगा, जहाँ पर केतु किसी गलत ग्रह के साथ हो, नक्षत्र के साथ हो, अलग स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति कि मन में एक कुंठा होती है, वो बड़ा उद्वेलित रहता है और उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे, और वो अपने मन की बात बताता भी नहीं है। उसके बगल वाले को नहीं मालूम होता, जिससे बहुत मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, उसे पता नहीं क्या करेगा। ऐसा व्यक्ति कब क्या कर जाए
उसका कोई अंदाज़ा लगाना एकदम मुश्किल है। कभी आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति 8वीं मंजिल से कूद के मर गया, आत्महत्या कर ली उसने, या किसी फौजी ने छुट्टी ना मिलने पर अपने बॉस को गोली मार दी, या किसी ने रेप कर दिया, या किसी ने कुछ और कर दिया। तो इनके मन में ही उद्वेलित होते रहते हैं, मन में ही बहुत कुछ चलता रहता है, ये अव्यक्त रहता है, ये व्यक्त नहीं करते। और व्यक्त तब होता है जब एक्शन हो जाता है, जब सब समाप्त हो जाता है। तो यह केतु है। तो केतु और मंगल में के आक्रोश में ये फ़र्क है, एक का प्रत्यक्ष है, एक का अप्रत्यक्ष है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पूरी तरह से घातक है। हकीकत तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक युद्ध चलता रहता है, किसी का अपने खिलाफ, किसी का परिजनों के खिलाफ, किसी का मित्रों के खिलाफ, किसी का दुश्मनों के खिलाफ। तो एक षड्यंत्र चलता ही रहता है, एक युद्ध भी चलता रहता है। भाई भाई के युद्ध की कहानी हम द्वापर से जानते हैं। तो भाइयों के बीच युद्ध हुआ और इतना बड़ा महायुद्ध हो गया। तो ये युद्ध क्यों चलता है आदमी के भीतर, इसका क्या कारण है? और ऐसा कभी कोई युग नहीं था जब आदमी के भीतर युद्ध नहीं चल रहा था। क्योंकि उसके भीतर युद्ध चल रहा है, इसलिए बाहर युद्ध देखने को मिलता है। अगर आप युद्ध नहीं लड़ सकते तो आपको युद्ध देखने में बड़ा रस आता है। और जब भी आप कभी औरों के खिलाफ होते हैं तो फिर आप मरने मारने से बाज नहीं आते। इसलिए जो हो सो हो, वो फिक्र कौन करता है। और जब ऐसा होने लगे ज़मीन से आसमान तक, आप समझ लेना कि मंगल का पूरा प्रकोप चल रहा है। जब मंगल घातक हो जाता है तो देशों के बीच युद्ध हो जाता है। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है, सैनिक लड़ते हैं, देशवासी जिन लोगों ने कभी युद्ध देखा भी नहीं, युद्ध में गए भी नहीं, सीमा पर भी नहीं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है रस लेने में। और जो लोग युद्ध रोक सकते हैं वो रोकते नहीं, उनको मज़ा आता है। इसीलिए रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया। जो रोक सकते हैं वो रोकते नहीं, बाकी सबको मज़ा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आदमी के भीतर युद्ध है, और युद्ध से भी उसको एक रस आता है, और उस रस से वो अपने को जुदा नहीं कर पाता। एक और मज़े की बात है, जब आप लड़ नहीं सकते, आप स्वयं युद्ध नहीं कर सकते, और आप जानते हैं कि आप नपुंसक हैं, लेकिन समाज को आपको पुंसक बताना है, तो आप क्या करेंगे? आप उन लोगों से दोस्ती करेंगे जिनमें आपस में लड़ाई है या युद्ध की संभावना है। अगर उन लोगों में भी युद्ध नहीं हुआ तो आपका षड्यंत्र होगा कि आप उस षड्यंत्र को इस तरह से फैलाएंगे, कभी एक ग्रुप के साथ, कभी दूसरे ग्रुप के साथ, और उनको लड़वाएंगे, वो कोई मरे क्या हो, और आप अपनी एक भूमिका जताएंगे जिसमें ऐसा लगेगा कि आप थोड़े मर्द आदमी निकले, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो जो लोग लड़ नहीं सकते, वो उनके भीतर एक प्रकार का द्वंद्व है। वो औरों का खून देखकर, खून खराबा देखकर कहीं एक संतुष्टि या संतोष प्राप्त करते हैं। वरना इस दुनिया में जब से दुनिया बनी है तब से आज तक इतने युद्ध नहीं होते जितने हो रहे हैं, और ये व्यवस्था चलती रहेगी। युद्ध और खून खराबे का संबंध मंगल से है। बड़ी अजीब बात है, पूरी दुनिया के लोग शांति की बात करते हैं, युद्ध के खिलाफ बोलते हैं, बड़े लेक्चर होते हैं, फिर भी युद्ध हो जाते हैं। और युद्ध छोटे बड़े युद्ध नहीं होते, बड़े बड़े भयंकर युद्ध होते हैं। महाभारत के समय में तो भगवान भी थे, कृष्ण थे, उनके सामने युद्ध हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो युद्ध होना भी एक नियति है। तो युद्ध क्यों होता है, ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है। क्योंकि जब हम आपस में रह नहीं सकते, आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे को झेल नहीं सकते, तो हमारे पास में
अब मरने मारने के अलावा कोई और उपाय नहीं है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी, नयापन नहीं आएगा। और नयापन आने के लिए एक आदमी को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, या वो सरेंडर करे या वो ख़त्म हो। इससे पहले युद्ध ख़त्म नहीं होता। जितने भी युद्ध हुए इस दुनिया में अगर आप निगाह डालेंगे तो ऐसा ही हुआ। ये मंगल का काम है। मंगल व्यक्तिगत रूप में तो बहुत कुछ करता है, दुनिया के रूप में क्या करता है। अगर हम ज्योतिषी हैं तो हमको ऐसा भी सोचना पड़ेगा। हर युद्ध के बाद एक नयापन आता है, एक नई व्यवस्था आती है, एक नए युग का निर्माण होता है। इसलिए युद्ध भी आवश्यक है। यूँ तो केतु में मंगल के सारे गुण हैं, लेकिन केतु फिर भी बहुत अलग है। अब केतु का युद्ध कैसे होता है, इसको थोड़ा समझने की बात है। केतु का व्यक्ति उस तरह से मंगल की तरह से योद्धा नहीं हो सकता, तो उसका युद्ध आंतरिक चलता है। तो आंतरिक स्तर पर वो बहुत बेचैन होता है और वो बहुत, उसके मन में बड़ी उठापटक चलती रहती है। इस पूरे प्रोसेस में वो अपनी बुद्धि का बड़ा प्रयोग करता है, अपने को बड़ा शांत करने का प्रयास करता है, कुछ उपाय भी करता है कि मैं कैसे खुद को शांत करूं। लेकिन उसके भीतर का जो आक्रोश है वो उसके थमे नहीं थमता। ये अंतर्द्वंद पति पत्नी के साथ हो सकता है, भाई बहन के साथ हो सकता है, मित्र के साथ हो सकता है, या पड़ोसी के साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। और कई बार ऐसे व्यक्ति को साइकियाट्रिस्ट की सहायता लेना पड़ती है। लेकिन जो बेस्ट तरीका है, कि अगर केतु का इस तरह का युद्ध आपके भीतर हो तो आपको आध्यात्मिक पथ पर जाना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तब आपका ये युद्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि कितना यूजलेस पूरा प्रोसेस था, जिसमें हमने अपने को काफ़ी निचोड़ा और तोड़ा, अपने को अव्यवस्थित किया। तो आध्यात्म, इसलिए हम बोलते हैं केतु आध्यात्मिक ग्रह है, और आध्यात्मिक मार्ग पर आसान नहीं है। आज आपने ध्यान किया और कल आप एनलाइटेंड हो गए, ऐसा नहीं होता। केतु आध्यात्मिक ग्रह है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग तपश्चर्या कर रहे हैं, यम नियम करते हैं, वे जानते हैं कि ये मार्ग बहुत कठिन है और कोई गारंटी नहीं है कि इस जन्म में सब कुछ आपको प्राप्त होगा। लेकिन यात्रा तो इस जन्म में शुरू करना होगी, अगले जन्म का कौन वेट करे। धनु राशि की और इसके नक्षत्रों की जो पहली हमारे पास कुंडली है, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। और इनका जो लग्न है वो कर्क है, कर्क में चंद्रमा है, द्वितीय में शनि है, तृतीय में मंगल है, चौथे में बुध है, शुक्र है, पाँचवें में सूर्य है, छठे में गुरु है, चंद्रमा है, 12वें में राहु है। यह इनकी कुंडली है। और जो इनका केतु है मूल में है, मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र जो है, जो मूल की बात करते हैं, मूल का मतलब होता है जड़, रूट। तो रूट के नक्षत्र में है और गुरु के साथ है, छठे घर में है। तो कहते हैं नेहरू जी ने अगर 14 साल राज किया तो 14 साल जेल भी भुगती। छठा घर और 12वां घर जेल का भी होता है, कन्फाइनमेंट का भी होता है। तो दोनों ही कार्य हुए। क्योंकि गुरु है तो जेल भुगती इसलिए भुगती क्योंकि देश को स्वतंत्र कराना था। तो केतु यहाँ पर वो जज्बा देता है कि व्यक्ति कुछ भी करना पड़े, आमूल चूल परिवर्तन करना चाहता है। जब हम रूट्स की बात करते हैं तो जड़ों को बदलना चाहता है, नई जड़ों को लगाना चाहता है, पुरानी जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है। इसलिए इन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत को उखाड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद इस देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने। इनको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हैं, वो एक अलग मसला है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हमारा ताल्लुक़ केतु से है। केतु जब छठे घर में है और मूल नक्षत्र में है तो ऐसा व्यक्ति इस जज्बे के साथ जीता है कि मैं आमूल चूल परिवर्तन कैसे करूं। और इन्होंने
अपने एक ही जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किए। बहुत सारे लोग बहुत सारे परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। एंड ही वॉज लकी एनफ टू डू दैट एंड उसके बाद ही कुड रूल ऑल्सो। तो ये केतु के नक्षत्र की का कमाल है कि आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। दूसरी कुंडली मेरे पास है नवजोत सिंह सिद्धू की, जिसको सब जानते हैं, एक्स क्रिकेटर रहे हैं और इनका संबंध कपिल शो से भी रहा है। इसके अलावा लाफ्टर चैनल के ये वन ऑफ द लीडिंग मैन रहे हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए ही हैं। पहले बीजेपी में थे, आजकल कांग्रेस में हैं। और इनकी कुंडली की बात करते हैं, धनु लगन है इनका, और धनु लगन में केतु है, दूसरे में शनि है, चौथे घर में गुरु है, सातवें में राहु है, दशम में बुध है, एकादश में सूर्य है, बुध है, और द्वादश में चंद्रमा है और मंगल है। तो हम इसके नक्षत्र की बात कर रहे थे, तो इनका नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में है। पूर्वाषाढ़ा जो है धनु राशि में आता है और पहला मूल नक्षत्र है, दूसरा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। और पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा मिलकर एक कंप्लीट नक्षत्र बनाते हैं। ये नक्षत्रों का एक व्याख्या है जो हमने पहले की हुई है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है शुक्र इसका स्वामी है, तो ये इनके लग्न में ही है। तो हम देखते हैं जब ये क्रिकेटर थे तब भी ये स्टार थे, तब भी लोग इनको जानते थे। पूर्वाषाढ़ा का मतलब हुआ कि आप स्टार हैं। शुक्र का जो वो होता है जो आपको फेमस करता है और आप लोग आपको चाहते हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स में भी इनको लोग पसंद करते हैं। इसके बाद जब ये टेलीविज़न लाइन में गए तब भी लोगों ने इनको पसंद किया और आज फिर पॉलिटिक्स में हैं। तो ये जो नक्षत्र है, इन्होंने अप्स एंड डाउन बहुत देखे जीवन में, लेकिन अप्स एंड डाउन देखने के बाद एक इनको स्टेबिलिटी मिली और हम उम्मीद करते हैं अब ये पहले से बेहतर करेंगे। नक्षत्र का केतु का जो नक्षत्र होता है, जैसे हमने जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में देखा तो उसने भी अप्स एंड डाउन, उन्होंने भी अप्स एंड डाउन देखे। तो अप्स एंड डाउन तो यहाँ आदमी दिखाता है, लेकिन उसके बाद एक लेवल भी देता है आदमी को जहाँ से उसकी चर्चा हो सके, बात हो सके, दुनिया उनकी चर्चा करती है और आज हम भी कर रहे हैं। एक कुंडली हमारे पास और है, इनका नाम है धारा, ये महिला हैं और कुंडली है मिथुन लगन की कुंडली है। लग्न में राहु है, चतुर्थ में मंगल है, सूर्य है, पंचम में गुरु है, सप्तम में केतु है, अष्टम में बुध है, सूर्य है और शुक्र है, दशम में चंद्रमा है। तो ये एक एमएलसी में काम करती हैं, काफ़ी सफल महिला हैं। लेकिन इनका जो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा है। सिद्धू जी का पूर्वाषाढ़ा था, उत्तराषाढ़ा है। उत्तराषाढ़ा का जो स्वामी है सूर्य है। तो चूँकि सप्तम भाव में है, सप्तम भाव का संबंध विवाह से होता है, तो उत्तराषाढ़ा में जब केतु होगा तो व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट होगा और चतुर होगा, कई मामलों में इंटेलिजेंट डिफरेंट किस्म का होगा। तो इन्होंने 3 इनके पास रिश्ते थे, आए थे, इन तीनों से उन्होंने बातचीत की थोड़े लंबे समय तक। अब फिर उसमें से एक को सेलेक्ट किया, तो ये थोड़ा सा अलग सा मामला है, वरना आदमी रिजेक्ट कर देता है पहले ही। तीनों के साथ डिस्कशन किए काफ़ी लंबे समय तक, अलग अलग तरह से। हालांकि रिश्ते आए थे, प्रेम संबंध नहीं थे। उन सबको उम्मीद थी कि ये मुझसे शादी करेंगी, मुझसे शादी करेंगी, मुझसे करेंगी, लेकिन इन्होंने अपनी चुनाव किया। तो यहाँ पर केतु सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य के नक्षत्र में होने से वो एक आत्मिक कनेक्शन देता है व्यक्ति को कि उस व्यक्ति को चुनो जिससे आपकी आत्मा मिलती हो। अगर आत्मा ना मिलती हो तो उस व्यक्ति को ना चुनो। तो इन्होंने 3 व्यक्तियों के साथ कम से कम काफ़ी लंबे समय तक वार्तालाप किया, उनको जाना, उनके चाय कॉफ़ी पी, लेकिन उसमें से जिसको सेलेक्ट किया उसके साथ ये बहुत खुश हैं। तो केतु कई तरह के काम करता है, बाकी शी इज़ ए सक्सेसफुल वुमेन, लेकिन केतु का यहाँ पर जो रोल है आप समझ सकते हैं। अगर केतु अच्छे नक्षत्र में है तो वो जिस घर में बैठा है
वहाँ पर आमूलचूल बदलाव लाने की क्षमता रखता है, और ऐसा उसने इस कुंडली में किया। फिर मिलेंगे अगली बार और अगली राशि की बात करेंगे और अगले नक्षत्र की बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।